हेलो बच्चों, इंडियन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कूलॉम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम, इसके बाद कूलॉम का वेक्टर फॉर्म, ये आज हम इस क्लास में कंप्लीटली निपटाने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलॉम। कूलॉम भाई साहब क्या कहते हैं, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 11th में आपने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था, यानी दो पिंडों के बीच, यानी दो पिंडों का जो द्रव्यमान होता है, और उसी प्रकार कूलॉम भाई साहब ने दो आवेशों के बीच, यानी दो आवेशों के बीच फोर्स, और वहां पास हमने दो पिंडों के बीच फोर्स निकाला था। यानी दोनों को एक बार हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लाए। कैसे, जो यूनिवर्सल लॉ था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था मेरे बच्चों, उसमें क्या था, सार्वत्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या था, और हम यहां पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। यहां पास हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। आज मजा आ जाएगा। बिल्कुल आज निपटाने जा रहे हैं, इसका निपटारा कर देंगे, फाइनल निपटारा कर देंगे। बच्चों देखिए, यूनिवर्सल लॉ में क्या था कि दो पिंड थे। एक पिंड ये है, सपोज है पिंड ए और पिंड बी, पिंड ए और पिंड बी, यानी दो पिंड हैं जिसका द्रव्यमान यानी मास m1 और इसका द्रव्यमान क्या है m2। उन्होंने बताया था कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी r है। अब इनमें क्या लग रहा है, बल। तो बल कैसे लगेगा, बल क्या कहता था कि दो पिंडों के द्रव्यमान ये के गुणनफल, दोनों पिंड m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। जो बल लग रहा था वो क्या था, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर इनवर्स। तो इस प्रकार से था। इसी प्रकार इसमें हमने क्या माना, दो आवेश मान लिया Q1 और Q2। हम क्या ले लिए, दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं R, और इस पे हम लगा रहे बल। मेरे बच्चों देखिए कितना मजेदार है। तो इसके बीच जो बल लगेगा, कहने मतलब इन दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, दो चीजें होंगी, ये तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। इसको हम देखते हैं। अगर ये समान आवेश हैं, यानी समान आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर ये विपरीत आवेश है, यानी -1 और +1, तो इनके बीच आकर्षण होगा, यानी अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये होगा बल। दूसरी बात यह है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये यहाँ सार्वत्रिक नियम है, यहाँ पास कूलॉम नियम है, दोनों आ गए। अगर दोनों को हम मिला देते हैं मेरे बच्चों, तो K अगर हम ऐसे मिला दें, Q/Q2 R² हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पास एक G यूज होता है, जिसको हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, m1 और m2। यही हमने पढ़ा था 11वीं में। देखिए, दोनों को कंपेयर करके हमने निकाला कूलॉम का नियम। अब कूलॉम के नियम की जो परिभाषा है उसको लिख लेते हैं, और विधिवत तरीके से लिखते जाते हैं। ये आ गया हमारा कूलॉम का नियम। इसको अपने नोट्स में बिल्कुल संक्षेप में चिपकाते जाइए। इसको हम मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा लिख लें सभी लोग बच्चों। डेफिनेशन कूलॉम के नियम का। कूलॉम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दो बिंदु आवेशों के बीच कहने का मतलब
दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या तो कोई भी बल, ऐसा बोल सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बच्चों बढ़िया से लिखते जाइए, अनुक्रमानुपाती एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होगी इसकी परिभाषा, यानी टू चार्ज बिटवीन, जब फोर्स लगता है तो इनके बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हुआ फर्स्ट, यह हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये आ जाता है हमारा कूलाम का नियम। अब बात आती है, ये जो K है ना, यानी ये जो K है, ये K भाई साहब इनकी मात्रा लिखेंगे, यानी मात्रक वगैरह यूज करेंगे। और मात्रक में सबसे पहले देखें कि ये जो K है ना, K एक तो दो बातों पर निर्भर करता है, एक हो गया यानी वैक्यूम या एयर पर, और दूसरा अदर कोई मीडियम हो जाए। यानी ये जो इसका जो मात्रक हम पढ़ेंगे, अब मात्रक पढ़ते हैं, मात्रक में ध्यान दें, जो SI मात्रक होता है बच्चों, SI मात्रक होता है, मात्रक लिख लें, मात्रक होता है, एक तो सबसे पहले फर्स्ट बात, एक तो माध्यम पे डिपेंड करता है। माध्यम क्या होना चाहिए? माध्यम हवा, वायु या निर्वात होना चाहिए। इसके लिए हमें K का मान निकालना है। आप देखते हैं, जब K का मान आप देखें यहां पास, K का मान क्या है, ये इस K का मान वायु या निर्वात में होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0, ये हुआ। इसका मतलब ये भी होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मेरे बच्चों बहुत मजेदार बात यह है कि ये जो दिया हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये K का मात्रक है। और यहां जो ε0 ना मेरे बच्चों, ये हमारा क्या परमिटिविटी, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यानी विद्युतनशीलता कहलाते हैं, क्या कहती है इसको? विद्युतनशीलता। ये विद्युतनशीलता है। अब जो ये विद्युतनशीलता है ना हमारे बच्चों, ये सब विद्युतनशीलता का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8 इसको देखिए ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है यानी 8.8
854 इंटू 10 की पावर -12, 8.854 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिमाग में ये आपके होना चाहिए, बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ते जा रहे हैं। यानी जो यहाँ पास के का जो नियतांक है उसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0 और 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी क्या होगा, मात्रक हो गया। और जो एप्सिलॉन 0 हो वो हमारी विद्युतनशीलता है, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब यहाँ पास एप्सिलॉन 0 जो 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, इसका एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। ये इस प्रकार से अपन को बिल्कुल डिटेल से पढ़ते जाना, आप लोग नोट से बनाते जाइए। अब सेकंड बात है, ये तो माध्यम ऐसा ही मात्रक पहले हुआ, क्या वायु या निर्वात में है कोई माध्यम, यानी किसी भी यानी वायु माध्यम पहले क्या उसका वायु या निर्वात है। अब दूसरा पढ़ते हैं, अगर कोई माध्यम मान लीजिए वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है, इसको लिख लेते हैं, बिल्कुल हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे। फिर अगली क्लास में जितने भी कूलॉम्ब से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल डिटेल से। अगर सेकंड वाला, अगर मान लीजिए अन्य माध्यम है, अन्य माध्यम हो वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा एक मात्रक कितना होता है, यानी के का मान कितना होगा। तो मान लीजिए अगर कोई एक अन्य माध्यम है 1/4πε0, और अन्य माध्यम होने का मतलब क्या है, यहां पास 1/εr और यहां पास 1/εr कहने का मतलब ये है परावैद्युतांक, यानी परावैद्युत माध्यम में, यानी परावैद्युतांक है, क्या है हमारा परावैद्युतांक माध्यम है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 1/εr मेरे बच्चों। अब ये जो है ना, इसको आप एक दिमाग में बैठा के दिल दिमाग घुमा उसे भी चलेगा। ये क्या है, एक परावैद्युतांक के का मात्रक है, यानी के बराबर भी यही होता है, और इसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या परावैद्युतांक माध्यम। डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक नियतांक, परावैद्युतांक इसको हम कहते हैं, ऐसे बस हो गया। तो ये आपके दिमाग में घुस गया होगा कि ये क्या है, एप्सिलॉन आर जो है ये के का मात्रक है। किसका मात्रक है, हमारा ये के का मात्रक है। और यहां पास अगर इसको आगे अब सॉल्व करते हैं, तो के बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये हुआ, इस के का वैल्यू ना उस बल्ब से रखते हैं जहां पास हमने क्या बोला था, के इक्वल टू या फिर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इतना हो गया। चूंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैं बता दूं कि जो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर है ना, ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन के बराबर, यानी एप्सिलॉन आर ये होगा। और इसी को हम कहते हैं ये निरपेक्ष विद्युतनशीलता मेरे बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतनशीलता।
एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ गया हमारा, ये वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहां हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे एफ इक्वल टू आ जाएगा मेरे बच्चों, क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई नहीं रहेगा, यानी एप्सिलॉन बस आ जाएगा, और Q/Q2 R²। ये किसका हुआ, न्यूटन फोर्स है ना यार, ये समझ लीजिए। तो ये मिल गया हमें, यदि कोई अन्य माध्यम है तो उस पे बल का वैल्यू, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहां पास, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं पास इसको। और यदि हमने बोला था क्या फर्स्ट वाले उसमें, जैसे मैंने बोला था क्या कि यदि फर्स्ट वाले में क्या बोला था कि यदि एयर है या वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, तो उसके लिए के का जो वैल्यू आया था मेरे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आया था, यानी इतना आया था। तो हम क्या करते हैं फिर उसी वाले में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जैसे हम इसको पुट करें तो ये कितना हो गया 1 इसी में, यानी एफ इक्वल टू के Q1/Q2 R², ये हुआ। तो यहां पास जैसे हमने उसको वैल्यू पुट किया इसमें, तो कितना हो गया Q1/Q2 R²। मेरे बच्चों समझ में आया ना, हर एक चीज दिमाग में को खोपड़ी घुसती जाएंगी। इसमें भी न्यूटन आ जाएगा इसका साइन मात्रा। तो ये क्या है, ये कब के लिए, जब हमारा माध्यम क्या है, हवा में है या तो निर्वात में है, और ये क्या है, जब कोई अन्य माध्यम है तब यहां पास क्या आ जाता है, एफ जो वैल्यू फोर्स होता है दो बिंदु आवेशों के बीच, तो ये इस प्रकार से आता है इसका। अब बात करते हैं थोड़ा सा एसआई मात्रक के बाद हम सीजीएस पद्धति पढ़ेंगे। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, यहीं पास लिख लेते हैं सीजीएस पद्धति में, सीजीएस माध्यम, सीजीएस मात्रक में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, इसको लिखेंगे, यहां पास न्यूटन है, यहां पास हम क्या कर देंगे, डाइन कर देंगे, यानी डाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीजीएस में इसका मात्रक आ जाएगा मेरे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 R², और यहां आ जाएगा डाइन। सीजीएस से पूछता तो आपको बता देना है डाइन, समझ में आया। इसी प्रकार इसका भी होगा, यानी इसका भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बसाएगा Q1 Q2 R², और इसका भी बात आएगा डाइन। समझ में आई, हर एक चीज बिल्कुल दिल दिमाग में घुसना चाहिए, भटाक से जाना चाहिए। तो ये मैं पूरा डिटेल से आज को कूलाम का नियम बिल्कुल संक्षेप में बता दिया। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसका सदिश रूप, यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, सभी लोग इसको लिख लें। स्टार्ट करते हैं सदिश फॉर्म। मेरे बच्चों को क्लास में मजा आ जाएगा, क्लास एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते हैं सदिश रूप इसका। यानी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, हिंदी में लिखेंगे इसको, हिंदी में लिखेंगे कूलॉम, यानी कूलॉम के नियम का
सदिश रूप। ये हो गया हमारी हेडिंग। अब यहां पास बहुत मजेदार बात होने वाली है, जबरदस्त क्लास होगी बच्चों। कैसे? यदि यहां पास हम मान लें, सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था कि यह फिजिकल क्या होता है, 1/4πε0 Q1/Q2/r²। इतना पढ़ा था न्यूटन। अभी हमने हाल ही में अभी इस न्यूटन के बारे में पढ़ा है इतना। जब देखो यहां पास, तो यहां अब इसका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में कैसे निकालेंगे, यानी दिशा किस दिशा में जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पास हम दो बिंदु आवेश हैं, दो आवेश हैं, क्या है, दो आवेश हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो जब बल लगाएंगे ना, तो बल लगाते देखते हैं किस दिशा की ओर चलता है। तो ये कौन सा, यहां अपन को समझ में आना चाहिए। अगर यहां पास प्लस आवेश है, प्लस आवेश, समान आवेश ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, मान लीजिए इसको हम आवेश Q1 बोले, एक को आवेश Q2 बोले, ये दोनों क्या है, समान रूप में है। तो ये क्या करेगा, इसको जैसे ही पास लाएंगे, पास लाने को उसका तो बचाव 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 बाहर जाएंगे। मतलब मान लीजिए मैं इसको उठा, ऐसे हम इस पे बल लगाया, यानी Q1 में बल लगाए, तो Q1 क्या करेगा भाई साहब, Q1 पे जैसे बल लगाया, तो ये Q2 क्या करेगा, पहले उल्टा उल्टा फोर्स लगाएगा, अपोजिट क्या करेगा, अपोजिट लगाएगा। तो अपोजिट जब लगाएगा, तो कहने का मतलब इस पे बल कौन सा लगा मेरे बच्चों, इसमें बल लगेगा, किसके द्वारा लगा रहे हैं हम, Q1 के कारण, 1 के कारण 2 में लगा रहे हैं। इसकी जो इस पे कौन सा बल लग रहा है, पीछे की ओर, मतलब ये क्या कर देगा, इसको धकेल देगा, उल्टा रिवर्स कर देगा। तो यहां पास अगर इसकी दूरी हम r मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं, r, क्या मान लेते हैं हम, इसके बीच की दूरी r मान लेते हैं, r वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर देखिए, इससे सदिश कहने मतलब उसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा बताता है किस। तो हमने बल कहां की ओर लगा रहे हैं, आगे की ओर लगा रहे हैं, कहां की ओर लगा रहे हैं, आगे की ओर लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा, जो r होगा ना, r क्या है मेरे बच्चों, वो किस पे होगा, इसी प्रकार होगा, यानी पोजीशन वेक्टर बता रहा है। और बल की दिशा कितनी हो जाएगी, बल रिटर्न हो जाएगा उल्टा, यानी प्रतिकर्षण होगा। यहां पास क्या होगा मेरे बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार अगर इसमें अब मान लीजिए, अब Q1 को Q2 उठाया, अब इसको पहला यहां से, मतलब इसमें बल लगा रहा हूं, यानी देखिए क्या कहता है कि अगर हम किसके द्वारा, 2 के द्वारा 1 पे बल लगाते हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना मेरे बच्चों, वो कैसा होगा, इसका वही होगा, यानी इसकी दिशा कैसी है, किसकी ओर लगा रहे हैं हम, 1 से 2 की ओर लगा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसको पेल देगा, धकेल देगा, उल्टा करेगा, जैसे समान आकार के, यानी चुंबक लीजिए, मैग्नेट लीजिए, अपन मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ और साउथ। अगर यहाँ पास हम साउथ और नॉर्थ को मिला दें मेरे बच्चों, साउथ और नॉर्थ को मिला दें, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नॉर्थ साउथ दो ध्रुव समान वाले ना, पेलेंगे तो उसे धकेलेंगे। ऐसे अगर हम दूसरा ले लें, मेरे बच्चों देखते हैं, अगर हम क्या कर लें, दूसरा ले लें, यानी नॉर्थ इधर कर दें, साउथ इधर कर दें, इधर भी नॉर्थ कर दें, इधर भी नॉर्थ, तो ये भी यहां पास भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसी प्रकार इनमें भी होता है, इसका भी उसी प्रकार से होगा, यानी दो प्रकार से। तो बल की जो दिशा है ना, यानी इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर मान लीजिए हम क्या कर ले, एक प्लस आवेश यूज कर ले, एक माइनस आवेश, अब इन दोनों में क्या लगा रहे हैं, बल। तो समझिए बच्चों कि इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, कितनी है, r है। तो इसकी जो दिशा होगी ना मेरे बच्चों, ऐसे होगी और ऐसे होगी, यानी दोनों अट्रैक्ट होंगे, आकर्षण होगा। तो बल क्या कहेगा, ये मान लीजिए Q1 है, इसको हम Q2 मान लें, तो ये हम क्या कहेंगे, अब हम बल इधर क्यों लगा रहे हैं, हाँ है ना, 1 से 2 की ओर लगा रहे हैं, 1 से 2 की ओर लगा रहे हैं। और ये वाला बल किधर की ओर लग रहा है, इस पे बल लगा रहे हैं, 2 से 1 की ओर लगा रहे हैं। तो ये हुआ, इसका भी पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएगा मेरे बच्चों, वैसे ही हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे हमने अभी बताया था, जैसे बल का, तो समझिएगा बल 2 1 पे पोजीशन लगा दो इसमें, और इसी प्रकार ये भी 2 हो जाएगा, 1
टू वेक्टर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, यानी विपरीत आवेश वाले प्रतिकर्षित करते हैं तो बाहर की ओर उनकी दिशा होगी, अगर समान आवेश वाले क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तो इनकी दिशा बाहर की ओर होगी, और विपरीत आवेश वाले आकर्षण करेंगे यानी अट्रैक्शन करेंगे तो इनकी दिशा अंदर की ओर होगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़िया से बना लेते हैं एक डायग्राम, फिर पढ़ते हैं इसको। समझ में आ गया होगा, एक कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया होगा। ओके, स्टार्ट करें। यहां पास मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q1 है, एक बिंदु आवेश Q2 है। Q1 ये समान रूप के हैं, दोनों सेम है, दोनों आवेश क्या है, सेम है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की जो दूरी मानते हैं कितनी है, R है। मेरे बच्चों कितनी है, R मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी R हो गई। अब हम R वेक्टर इसमें पोजीशन लगती, यानी एक R वेक्टर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, दिशा आ जाती है। अब इसके द्वारा Q1 से Q2 की ओर बल लगाया गया, Q1 से Q2 की ओर, इसका पोजीशन इस प्रकार से लगाया जाएगा तो ये रिपल्स करेंगे उल्टा विपरीत दिशा में। इसी प्रकार ये भी करेंगे, यानी मैंने अभी समझाया आपको, तो ये ऐसे हो जाएगा। इनके बीच जो पोजीशन वेक्टर होगा मेरे बच्चों, यहाँ की ओर अगर बल लगा रहे हैं ना, यानी कहने मतलब 2-1 की ओर, इधर की ओर बल लगा रहे हैं, ये हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझिए ये ऐसे हो रहा है, यानी इसकी बल ये कहां की ओर जा रहा है, ऐसे। इसकी दिशा कैसे है, 1 से 2 की ओर दिशा, डायरेक्शन बताता है केवल। ये पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, दिशा बताता है। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर इधर की ओर होगा, यानी 2 से 1 की ओर होगा, यानी 2 से 1 की ओर, यानी 1 की ओर लग रहा है, 2 से 1 की ओर, ये 2 से 1 की ओर ऐसे पढ़ते हैं। तो अब देखिए Q आवेश पर, यानी Q1 पर हमें क्या लग रहा है, बल कौन सा मिल रहा है, तो ये इस पे Q1 पे कितना बल लग रहा है, ये Q1 पे बल कितना लग रहा है मेरे बच्चों, 2-1, ये वाला बल लग रहा है ना। तो हम क्या अभी निकाले, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। यही अभी कूलॉम के नियम को हमने निकाला, यही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब ये देखिए यहां पास हम देखेंगे जो दूरी है इसकी ना मेरे बच्चों, तो यहां दूरी कितनी है, सबसे पहले इसकी दूरी निकालेंगे। तो इसकी दूरी कहां से कहां की ओर हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस होगा मेरे बच्चों, इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे, ऐसा होगा। देखिए समझिएगा, अभी को दिमाग से ध्यान से समझिएगा। इसका जो हो जाएगा इसी अकॉर्डिंग 2-1 ऐसे होगा, और 1-2 ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। तो ये इस प्रकार से किसी दिशा में बता रहा है। तो ये पोजीशन गलत हमने लिख दिया है, तो इसका हम इससे सदिश ये हुआ, सॉरी इस पोजीशन वेक्टर हुआ, ये इसका क्या हुआ, इनकी दूरी हुई 1 और 2 के बीच, डायरेक्शन बता रहा है। तो देखिए इसकी दूरी कितनी हुई, R12 का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे मेरे बच्चों, R12 का स्क्वायर, और ये पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, तो 2-1 होगा, सॉरी क्योंकि बल लगाया हमने 1 से 2 की ओर, 2-1 और 2-1 का फायदा। इसी प्रकार दूसरे बल पे, इस पे देखिए यहाँ पास Q2 आवेश है, ये जो है हमारा Q2 आवेश है, यहाँ पास हम थोड़ा सा लिख देते हैं तो समझ में आएगा क्या है। यहाँ पास समझ लीजिए Q1 है और ये क्या है, Q2 आवेश, ऐसे समझ है ना। अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू मान लिया। अब 1 से 2 की ओर देखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मेरे बच्चों Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा 1-2 का। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये अलग अलग फोर्स निकल आए। अब यहां देखिए दोनों में मजेदार बात यह है कि मतलब इस बल का जो डिस्टेंस है ना, पोजीशन वेक्टर यहाँ पास ये स्थिर सदिश है, यानी वेक्टर क्या है, 2-1 है, इसका वेक्टर 1-2 है, यानी यहां बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये दोनों बता रहे हैं इनकी जो दिशाएं हैं विपरीत है। कैसे है,
एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो आपको पता होगा न्यूटन का थर्ड लॉ पता होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है कि नहीं पता है? आपको शायद पता होना चाहिए, पता होगा है ही, क्योंकि इस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है इसमें दो समान आवेश है। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगेगा तो इनकी जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिर सदिश जो है दोनों के बीच की, यानी दिशा कैसी है, इन दोनों की दिशा जो है विपरीत है। इसकी दिशा कितनी, ऐसे यहाँ पास इसको लिख देते हैं, सॉरी बेटा, ऐसे हम इनको यहाँ पास लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, समझिएगा। इसकी जो दिशा है ना, इसकी जो दिशा है मेरे बच्चों, ये तो ठीक है, ये आर वेक्टर यहाँ हम पहले इसको लिख लेते हैं। जो इसकी दिशा है ना R21 ये हुआ, और इसकी जो दिशा हो गई R12 ऐसे हो गई। तो ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर है, स्थिर सदिश है, ये इधर की ओर है और इसका इधर की ओर होगा पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन इधर की ओर, मतलब बल इधर की ओर लग रहा है, तो ये हो गया। तो समझ में आ गया है, पोजीशन वेक्टर और दिशा अलग है। इसकी दिशा क्या है, उल्टा है, इसकी दिशा ऐसे है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। देखिएगा हम यहां पास क्या करेंगे, अब यदि नाउ अगर देखा जाए तो ये जो है हमारी जो दिशाएं हैं, कहने का मतलब ये जो हमारी पोजीशन वेक्टर है ये वाली, ये इनकी जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में। कैसे चल रही है, विपरीत डायरेक्शन में, यानी इसकी दूरी जो है, इसकी जो दूरी है 1 से 2 की ओर है। ऐसा भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, इसको हम यहां पास मान लेते हैं, ये जो मैंने लिख दिया ना, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। इसकी जो दूरी है मेरे बच्चों 1 2 की जो दूरी है ना, 2 1 की, ये वाली दूरी, यहां से 1 2 की दूरी ऐसे हो जाएगी, 2 से 1 की दूरी ये हो गई, और इसकी जो दूरी है ना, इसकी जो दूरी है यहां से 1 से 2 की ओर, यानी 2 से 1 की ओर है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसकी पोजीशन यानी दिशा की बात करते हैं, ये क्या बताता है हमेशा, तो इसकी जो दिशा हो गई ना बच्चों, इसकी जो दिशा हो गई वो कैसे हो जाएगी, समझिएगा, दिशा की बात कर रहा हूं, दिशा यानी पोजीशन बताएगा। तो R यहाँ पास 2 1 हो गया इसका ये, और यहाँ पास R कैप यानी 1 से 2 की ओर हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये समझिए, इसकी जो दूरी है ना, ये क्या बताएगा, 1 से 2 की ओर है, इसकी जो डिस्टेंस है 2 से 1 की ओर है, और ये इसकी जो डायरेक्शन है, बल की जो प्रतिकर्षण की ना, ये 1 से 2 की ओर है, यानी पोजीशन वेक्टर बता रहा बच्चों। तो ये आपके दिल दिमाग में घुसना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, अगर यहाँ पास दूरी 2 1 है तो यहाँ भी पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पास इसकी दूरी कितनी है, अगर 1 2 है तो इसका पोजीशन वेक्टर 1 2 होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। अब आगे सॉल्व करें इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि R12 कैप एवं R21 कैप की दिशा जो डायरेक्शन है, दिशा विपरीत है। जब विपरीत है मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 2 कैप इसका तो माइनस R21 कैप, ऐसे हो जाएगा। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, जब ये दोनों विपरीत हो गए तो बल भी क्या हो जाएंगे, हमारे विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बल भी हमारे विपरीत हो जाएंगे। तो यहां पास कहने का मतलब ये, अगर हम इनको ऐड करते हैं ऐसे, तो कुल बल क्या होगा, संरक्षित रहेगा, टोटल बल ऐसे होगा। तो यहां पास समझ में आ गया होगा आप लोगों को एक हर एक चीज, यानी मैंने बताया कूलाम के नियम पर सदिश फॉर्म, यानी इसकी जो दिशा ऐसे होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी, यानी ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, उल्टा भी, उल्टा मतलब जो बल लग रहा है उल्टा लग रहा है, एक दूसरे के प्रतिकर्षण बल, और इनके बीच की दूरी, कहने का मतलब दूरी क्या है, सापेक्ष बताता है, Q1 के सापेक्ष Q2 की दूरी, और 2 के सापेक्ष यानी Q2 की दूरी, Q2 के सापेक्ष Q1 की दूरी, ये बता रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। तो आज इतना ही था, हमारा कूलाम के नियम में सदिश रूप खत्म हो गया पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम इससे जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना वो लेकर आएंगे,
और विधिवत रूप से इनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करिए, झोंक के मजा आ जाए जिससे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।